ठीक है, अब देखो क्या चीज है, देखो ध्यान से करना। देखो पावर बीआई तुम सीख रही हो, तो पावर बीआई से पहले तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि पावर बीआई एक्चुअली होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। ठीक है, हमें आज के टाइम में पावर बीआई क्यों लोग सीख रहे हैं, या क्या इसका डिपेंडेंस है मार्केट में, तो किस तरीके से हम सीख रहे हैं, वो चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो पावर बीआई के बारे में अगर मैं सबसे पहले शुरुआत करूँ, तो पावर बीआई जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है पावर बीआई डेस्कटॉप, सेकंड पार्ट है पावर बीआई सर्विस। ओके, सो पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर हम सारी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। जो कंप्लीट डैशबोर्ड होता है वो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, एंड देन उसके बाद हम जो डैश रिपोर्ट्स होती है उसको शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड टू सम इंटरनल पीपल लाइक मैनेजर, ओके, सम ऑफ द एक्सटर्नल पीपल लाइक आवर आउटसाइडर, दिस काइंड ऑफ पीपल को हम अपनी रिपोर्ट को शेयर करते हैं। तो जो शेयर करने का काम होता है वो हमारा पावर बीआई सर्विस के अंदर होता है। उसके अंदर हम कुछ सिक्योरिटीज लगा सकते हैं, बट हम पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर सिर्फ रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं A to Z। ठीक है, अब रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने की बात आई, तो ऐसी जो हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, पावर बीआई का यूज क्यों होता है। देखो मैं बताऊं, अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, तो जैसे अगर अकाउंटिंग इंडस्ट्री की बात कही जाए, तो अकाउंटिंग इंडस्ट्री में पावर बीआई का यूज होता है। जहाँ पे आप देखते होगे, आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कोई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जो कि ऑटोमेट होगा। ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है, एंड देन उस बैलेंस शीट को आप एज पर अकॉर्डिंग टू योर डेट रेंज आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज आपको बैलेंस शीट ऑफ लास्ट मंथ की ही चाहिए, तो आप बना तो पूरी दोगे, बट वहां पे एक फिल्टर लगा दोगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ की ही बैलेंस शीट चाहिए, तो वो आपको सिर्फ लास्ट मंथ की ही बैलेंस शीट शो करेगी। ठीक है, तो अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया, तो सब आपको सिर्फ लास्ट मंथ के सिर्फ एक्सपेंसेस चाहिए कि लास्ट मंथ के कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपने करे हैं। ठीक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेट रेंज लगा दोगे, तो वहां से आपको लास्ट मंथ के प्रॉफिट एंड लॉस के रेंज लग जाएंगे, लास्ट 6 मंथ के लग जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप अपने एक्सपेंस को कम या ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी इनकम है, तो कुछ इनकम है जो आपके पास अनरियलाइज्ड इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो आप वो चीज को भी नोटिफाई कर सकते हो कि आपके पास कौन सी ऐसी इनकम है जो इस 3 महीनों में हो गई है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो आप उस इनकम को भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, हमें लास्ट के 3 महीने में तो हो गई, बट उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी। इस तरीके की एनालाइजेशन होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम मेनली अकाउंट्स के अंदर जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एचआर डिपार्टमेंट के अंदर की एचआर डिपार्टमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं पावर बीआई से। तो जिसको सपोज पावर बीआई की नॉलेज होती है, अबाउट सम टैक्स सम फंक्शन और रिपोर्ट्स की नॉलेज होती है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज बना सकता है कि कितने एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉय हमारी कंपनी में जा रहे हैं, क्या ड्यूरेशन रह रही है, एक एवरेज नंबर ऑफ सेपरेशन कितने हैं पीपल, एवरेज नंबर ऑफ हमारी कंपनी में ग्रोथ कितनी है एज कम्पेयर टू पीपल। ओके, एंड कौन सा जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट में जा रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन सा डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग काम करने के बाद किस डिपार्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सारी चीजें वहाँ पे नोटिफाई की जाती हैं एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट की बात करोगे, तो आईटी डिपार्टमेंट में क्या है कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो आईटी डिपार्टमेंट में हर एक एम्प्लॉय के बारे में पता होता है कि एक एम्प्लॉय को कितने इक्विपमेंट दिए गए हैं। तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है कितने इक्विपमेंट लिए गए हैं, एक एम्प्लॉय के पास कौन कौन से एक्सेस हैं। ठीक है, सपोज किसी के पास शेयर ड्राइव का एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, तो वो सारी चीज वहां से पता लगाई जाती है कि यार किस एम्प्लॉय के पास कौन कौन से एक्सेस है, किस एम्प्लॉय को हमने एडवांस ट्रेनिंग के लिए कौन सा एक्सेस दिया हुआ है, किस एम्प्लॉय के पास कोई ऐसा एक्सेस है जो कि उसके किस एम्प्लॉय ने ऐसी कोई पर्टिकुलर जो कॉमन ट्रेनिंग होती है किसी कंपनी के अंदर वो उसने करी है कि नहीं, वो सारी डिटेल आपकी आईटी डिपार्टमेंट के पास होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल थिंग्स होते हैं। जैसे कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, तो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आपकी कितनी है, कितने टाइप्स की स्ट्रेटेजी है, और किस टाइप की स्ट्रेटेजी से आपको ज्यादा मार्केटिंग में सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, अब सपोज आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो, सपोज आपके पास 1000 क्लाइंट आपके पास आते हैं उस मार्केटिंग से, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1000 आपके पास आए हैं उसमें से कितने कौन कौन सी मार्केटिंग से आए हैं, मतलब कोई लिंक्डइन से आया है, कोई फेसबुक से, कोई इंस्टाग्राम से, ओके, कोई सोशल मीडिया की साइट से। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी साइट से आया है, तो आप उस साइट पे ज्यादा पैसा खर्च करोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि यार लिंक्डइन पे तो बहुत ज्यादा बंदे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम लिंक्डइन पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे एज कम्पेयर टू बाकी बाकी अदर सोशल मीडिया।
ठीक है, तो ये आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गई। अब बात करते हैं हम नॉर्मल सा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। सपोज आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, परसेंटेज कितना है, प्रो कंट्री वाइज परसेंटेज कितना है, कैटेगरी वाइज कितना है, सब कैटेगरी वाइज कितना है, ठीक है, YTD MTD ये सब पता होना चाहिए, कम्युलेटिव सेल्स पता होनी चाहिए, लास्ट लास्ट 30 डेज का रनिंग टोटल पता होना चाहिए। आगे जाके हम फोरकास्ट सेल देखेंगे तो फोरकास्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारे काम हम करते हैं इसके अंदर कि जब आप कोई भी चीज को पावर BI के अंदर डील करते हो तो हम ये सारे काम वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट? यार आपकी ना समीक्षा, आपकी वॉइस ना बहुत खराब आ रही है, पता नहीं। लीड एक बार ना दोबारा से कनेक्ट करो। मेरे को ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। एक बार जरा, मे भी एक बार ही कॉल कट के दोबारा से कनेक्ट कर लो, शायद ऐसा भी हो जाए। हेलो, अब आ रही है आवाज? हेलो। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं, मेरे को आपकी बिल्कुल भी नहीं आई, एक एक भी नहीं आ रही। एक सेकंड रुको। हेलो, हाँ, अब मैं आगे की चीजें क्लियर करते हैं। जैसे मान के चलो कि आपने पावर BI में कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, ठीक है। तो अब आपने कोई रिपोर्ट जनरेट करोगे, तो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप रिपोर्ट को किस किस स्टेप से लेके जाओगे तो जाके आपकी रिपोर्ट बन जाएगी। रो डाटा से लेके आपको एकदम एंड पार्ट तक जाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे जाओगे, क्या क्या स्टेप है? तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि जब आप रिपोर्ट को कनेक्ट करोगे, तो पावर BI क्या है, एक मशीन है।
मशीन के अंदर कोई सोर्स नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता। इस मशीन के लिए फ्यूल क्या है? डेटा। अब डेटा को आप मल्टीपल सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हो, जैसे एक्सेल फाइल से कनेक्ट कर सकते हो, सीएसवी फाइल से, ओरेकल से, एसएपी से, एसक्यूएल के सर्वर से, ठीक है। उसके अलावा वेब से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो सर्वर को। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे हमने कनेक्ट करना है, बट आज जो है वो हमारा थ्योरेटिकल है, ठीक, जिसके अंदर हम मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सर्वर हो गया, देन आपके पास वेब एप्लीकेशन हो गया, टैली हो गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सोर्सेस हैं, और किसी भी सोर्सेस से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट और इंपोर्ट कर सकते हो। जब आपने डाटा को इंपोर्ट कर लिया, तो जरूरी नहीं है वो डाटा एकदम क्लीनेस्ट मैनर में हो, मतलब एकदम वेल समराइज हो, ठीक है। तो उस डाटा को आपने समराइज करना है एज पर अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो। लाइक आपने कोई सेल्स की रिपोर्ट बनानी है कंट्री वाइज, ठीक है। तो अगर आप सेल्स की रिपोर्ट बनानी है कंट्री वाइज, और आपके पास सेल्स भी है, कंट्री भी है, लोकेशन भी है, सिटी भी है, अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब है, तो आप इन सब की जरूरत थोड़ी ना है, हमें हमें सेल्स और कंट्री की जरूरत है। हमें तो ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, तो वहां पे हम इसको रिमूव कर देंगे। या सपोज आपको सेल्स है, आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास सेल्स प्राइस पर यूनिट है, तो अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे? सेल्स प्राइस प्लस यूनिट को इंटू करोगे तो एक दूसरे से आपकी सेल्स प्राइस आ जाएगी, ऐसे ही कॉस्ट प्राइस को इंटू करोगे कॉस्ट आ जाएगी, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, एंड देन प्रॉफिट की आप परसेंटेज निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉलम आपको ऐड भी करने पड़ सकते हैं, कुछ आपको डिलीट करने पड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ आपकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, लाइक फॉर्मेटिंग का मतलब कि सपोज एक लाइन में कोई नंबर ऑफ रोज है जिसके अंदर एक वर्ड ऊपर नीचे है, मतलब डाटा सही से नहीं है, जिसका कभी किसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, किसी का लास्ट लेटर कैपिटल है, तो उसको आप एक ही तरीके से रखोगे, एक ही अरेंज ऑर्डर में। तो वो चीजें हम उसके अंदर करेंगे सारी, उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हम हिंदी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि ये एक पावर बीआई का किचन है, ठीक है। किचन मीन इसके अंदर आप चीजों को रो रो चीजों को आप एकदम अच्छे से साफ सुथरा करके रख दोगे। उसके बाद आप उसके अंदर रिलेशनशिप बनाओगे, टैग्स कराओगे, एंड देन आप उसके बेस पे आप चार्ट वगैरह क्रिएट कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या होना चाहिए? जैसे देखो, नॉर्मल सी चीज है, अगर अब बात आती है रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे रिलेशनशिप बनाया जाता है दो टेबलों से। दो टेबल मतलब फैक्ट टेबल और डिम टेबल। हमेशा किसी भी चीज के बीच में रिलेशनशिप होता है तो हमेशा दो चीज होती है, ठीक है। अब जैसे फैक्ट टेबल और डिम टेबल की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज अ फैक्ट टेबल एंड व्हाट इज अ डिम टेबल? तो फैक्ट टेबल की जब हम बात करते हैं, तो फैक्ट टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, जो आपकी आपने टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर में करी होगी। अब वेदर वो डुप्लीकेट भी हो सकती है। सपोज आपके पास सेल्स है, मेरा नाम है हर्ष, तो मैंने एक सेल्स करी थी 1 जनवरी 2018 को, एक सेल्स करी थी 31 जनवरी 2018 को, एक सेल्स करी थी, मतलब मैं हर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में सेल करता हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम तो मल्टीपल टाइम्स होगा। तो ये चीज होती है, मतलब मेरा नाम जो मल्टीपल टाइम्स हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट टेबल में होगा, बिकॉज वो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को काउंट करता है। लेकिन अगर बात करते हैं डिम टेबल में, अगर डिम टेबल में आपके पास आए कि टोटल यूनिक सेल्स पर्सन कितने हैं, यूनिक सेल्स पर्सन कितने, एक मिनट जरा होल्ड करना।
हाँ सॉरी, वो एक फोन आ गया था। हाँ तो हम डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ समीक्षा, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो। ओके, ठीक है। हाँ तो मैं डिस्कस कर रहा था जैसे फैक्ट टेबल और डिम टेबल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, फैक्ट टेबल जो होती है उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है जो कि हमने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स में करी होगी। लेकिन डिम टेबल के अंदर आपके पास सिर्फ यूनिक नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होगी। जैसे हर्ष ने अगर एक साल में 10 बार सेल करी है तो मेरा नाम डिम टेबल में सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। तो उस टेबल को आप आपस में कनेक्ट करोगे जिसके बेसिस पे आप बता पाओगे कि हर्ष ने टोटल सेल कितनी करी है एक महीने में, एक साल में, 10 साल में, 20 साल में कितनी सेल्स करी है। ये सारा काम वहाँ पे डिस्कशन होता है। अब बात करते हैं हम कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। सपोज आपके पास कोई डाटा है, जैसे आपके पास, मैंने अभी आपको बताया कि सेल्स प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है और सेल्स क्वांटिटी दी हुई है। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल सेल्स प्राइस आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है पर यूनिट और आपके पास क्वांटिटी दी हुई है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जब आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो आप उसकी परसेंटेज निकालोगे। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप मल्टीपल टाइप्स की कैलकुलेशन करते हो तो इसी को हम कहते हैं कैलकुलेशन पार्ट। और पावर बीआई में हम इसको बोलते हैं डेक्स। डेक्स मीन्स डेटा एनालिटिक एक्सप्रेशन। ओके। एंड जब हम ये सारे काम कर लेते हैं, देखो सबसे मेन स्टेप पावर बीआई में क्या है मैं आपको बता दूं। ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन। अगर आपने ये 3 स्टेप कर लिए ना, तो ये फिफ्थ स्टेप तो बहुत इजी हो जाता है। बहुत इजी का मतलब है सिर्फ 10% आपकी नॉलेज और 10% मेहनत लगती है ये बनाने में, क्योंकि ये तीन ही सबसे मेन होता है। अगर आपके ये तीन एकदम सही बने हुए हैं, एकदम सही रिलेशनशिप में आपने काम किया है, सही क्लीन कर दिया आपने डाटा एज पर अपनी रिक्वायरमेंट, आपने जो डाटा चाहिए था वही डाटा को रखा होगा है, कोई फालतू चीजें रिमूव ना कर दी हो, कोई ऐड कॉलम फालतू ना कर दी हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने कैलकुलेशन जो जो चाहिए थी आपने, सपोज आपके पास आपके मैनेजर ने आपसे पूछा था कि आपको टोटल सेल्स चाहिए या टोटल कॉस्ट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, लोकेशन वाइज प्रॉफिट चाहिए, सेल्स पर्सन वाइज प्रॉफिट चाहिए। तो आपने कैलकुलेशन कर ली। अब कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिर्फ चार्ट ही तो क्रिएट करने हैं, और चार्ट क्रिएट करना तो नॉर्मल है यहाँ पे पावर बीआई में। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जो भी आपने वो करा है, डेक्स फंक्शन आपने जो भी क्रिएट करे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका चार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा पावर बीआई का नॉर्मल सा बेसिक सा टूल कि जिसके अंदर हमने विजुअलाइजेशन तक रिपोर्ट क्रिएट कर देनी है। एंड आफ्टर दैट हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एक रिपोर्ट को दूसरे रिपोर्ट से, दूसरे मैनेजर वगैरह से शेयर करनी होती है। सपोज हमने हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीईओ से रिपोर्ट शेयर करनी है, तो जब हम सीईओ से कोई रिपोर्ट शेयर करते हैं तो उसमें एक लिमिटेड डाटा होता है, नोट की पूरा। सपोज अब सीईओ हमारा मांगेगा कि मुझे सिर्फ यूएस की सेल चाहिए, यूएस की सेल्स वाइज पूरा चाहिए, मतलब यूएस की सेल्स भी चाहिए, यूएस की कॉस्ट चाहिए, यूएस का कितना प्रॉफिट है ये चाहिए, यूएस का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ये चाहिए, यूएस में कितने सेल्स पर्सन है जिन्होंने यूएस में सेल्स करी है, यूएस में कितनी कितनी सिटीज में सेल्स हुई है, ठीक है। यूएस में कौन कौन से प्रोडक्ट सेल्स हुए हैं, यूएस में कौन कौन सी कैटेगरी सेल्स हुई है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूएसए की रिपोर्ट शेयर करनी है, तो आप वहाँ पे फिल्टर लगाओगे सिर्फ यूएस पे, और यूएस की रिपोर्ट शेयर करोगे सिर्फ अपने मैनेजर और सीईओ से। बाकी रिपोर्ट वही रहेंगी, मतलब बाकी कंट्री की रिपोर्ट वहीं रहेंगी, बिकॉज आप वर्ल्ड वाइड काम करते हो पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई के अंदर आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक कंट्री का काम करते हो, आप पूरा वर्ल्ड वाइड भी काम कर सकते हो। सपोज आपकी कोई कंपनी जो 175 कंट्री में है, आप सारा डाटा एक साथ बना के भी प्रिपेयर कर सकते हो एक साथ, हर एक कंट्री का, ठीक है। उसके बाद सपोज आपके मैनेजर को सिर्फ इंडिया का डाटा चाहिए तो आप इंडिया में फिल्टर लगाओ, इंडिया का डाटा क्रिएट हो जाएगा। यूएस का चाहिए तो यूएस में फिल्टर लगाओ, यूएस का क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डाटा को क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद बात आती है ऑटोमेशन की। सो ऑटोमेट का मतलब क्या है। सपोज आपके पास 2018 से लेकर 2020 तक का डाटा है करंट, ठीक है। आपने क्या करा, उसके बेस पे तो रिपोर्ट बना दी आज की। अब सपोज 5 साल बाद अगर आपके पास 2021 से 2025 तक का डाटा होगा, तो आप दोबारा से रिपोर्ट बनाने बैठोगे? नहीं। क्या करोगे, 2025 पे आपको डायरेक्ट वो जो रो डाटा है उसको आप वहां पे कॉपी पेस्ट करोगे और सेव कर दोगे उसको रो फाइल में, और यहाँ पे पावर बीआई में आके रिफ्रेश करोगे तो आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी 2021 से 2025 तक।
इट मीन्स जब आपने पावर बीआई में वर्क करना है ओनली जस्ट फर्स्ट टाइम करना है, सेकंड और थर्ड टाइम वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पावर बीआई कॉपी एंड पेस्ट ही करना है, आपकी रिपोर्ट एकदम तैयार हो जाएगी। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं हम पावर बीआई का क्या सिनेरियो है लाने का। तो देखो पावर बीआई के अंदर सबसे पहले चीज डाटा प्रिपरेशन। डाटा प्रिपरेशन मतलब आप बैकग्राउंड में वर्क करते हो, कोई ना कोई जो एंट्री होती है आप बैकग्राउंड में पहले काम करते हो, एसएपी में, ओरेकल में, एसएपी में, एक्सेल में, टेक्स्ट में, सीएसवी, इन सब फाइल में पहले आप ऑलरेडी काम कर चुके होते हो। ठीक है, उसके बाद आप उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, लोड करते हो किसके अंदर, पावर बीआई के अंदर, मशीन के अंदर। जब वो मशीन के अंदर लोड हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब आप उसको क्लीन कर देते हो, समराइज कर देते हो, फिर आप उसके बेस पे क्या बनाते हो, डैशबोर्ड बनाते हो, स्कोर कार्ड बनाते हो, रिपोर्टिंग बनाते हो। ठीक है, फिर आप ये चीजें जब बना लेते हो तो इस चीज को शेयर करते हो बिजनेस यूजर से। सपोज जो रिपोर्ट जिसके लिए फायदेमंद है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसी को शेयर करते हो, सबको शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी लगाई जाती है पावर बीआई के अंदर। अब बात करते हैं व्हाई वी यूज अ पावर बीआई। सो देखो पावर बीआई हैज अ फास्टर प्रोसेसिंग देन एक्सेल एंड पावर बीआई डैशबोर्ड आर मोर विजुअली अपीयरिंग। अब देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, सपोज एक्सेल के अंदर अगर आपके पास एक डाटा है तो सिर्फ आप एक एक्सेल के डाटा को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पावर बीआई के अंदर ना आप मल्टीपल 50 नंबर ऑफ एक्सेल शीट को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पावर बीआई के अंदर, कि पावर बीआई के अंदर आप मल्टीपल एक्सेल फाइल को कंपेयर कर सकते हो एक साथ, और जोड़ भी सकते हो और कंबाइन भी कर सकते हो, ये सब चीज आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आप मल्टीपल कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग टेबल वाइज, कि कितनी फैक्ट टेबल है, कितनी डिम टेबल है, आपको यही तो आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आपका पूरा हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाई शुड यू लर्न बीआई। Power BI offers data preparation and discovery, interactive dashboard, each visualization। मतलब हम जब पावर बीआई पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन टॉपिक होता है ना वो होता है कि हमें रिपोर्ट बनानी है। हर किसी को यही पता होता है कि हमें रिपोर्ट बनानी है, लेकिन रिपोर्ट के पीछे क्या क्या मेहनत होती है ये कोई नहीं जानता। कि रिपोर्ट अगर आपको तो ये पता है कि पावर बीआई से बनने के बाद क्या आएगा, एक बढ़िया सा डैशबोर्ड बन के आएगा, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन करा आपने, क्वेरी एडिटर करा, उसके बाद आपने कोई कैलकुलेशन करी, एडवांस कैलकुलेशन करी, ठीक है, एनालिटिक कैलकुलेशन करी, फिर उसके बाद आपने उसके अंदर मॉडलिंग रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट करे, तब जाके आपको पता चला ना कि आपकी रिपोर्ट बनी है। तो इसलिए हम पावर बीआई को लर्न करते हैं कि हमें एक ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है जो कि अट्रैक्टिव हो। एक्सेल में जो विजुअलाइजेशन होता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं बन पाता, इसलिए पावर बीआई का यूज होता है। पावर बीआई थोड़ा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड है जो कि मल्टीपल इंसाइट में इजीली क्रिएट हो जाता है। पावर बीआई के अंदर अगर आप कोई इंसाइट क्रिएट करो तो उसमें बहुत टाइम लगता है, हर एक इंसाइट के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पाइवट क्रिएट करना होता है। बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है, आपको जो इंसाइट क्रिएट करना है आप उस इंसाइट पे जाओगे एंड देन आप शेयर रिपोर्ट पे क्लिक करोगे और आपकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है जो भी आपके आइटम्स होते हैं। जैसा कि एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, देखो क्वालिटी डैशबोर्ड। अब देखो सैंपल स्वाइट इफेक्ट बाय एम्प्लॉय, अब ये प्ले एक्सेस है, पता है ये ऑटोमेटिक चलते हैं। अब देखो डेट रेंज मैंने दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक रेंज में अगर आप देखोगे टोटल टास्क है 71, सैंपल्स लिए गए आपके इतने, डिफेक्ट थे आपके इतने, एंड फेटल एरर थी आपकी इतनी, एंड क्वालिटी स्कोर जो है वो आपका इतना परसेंट है। अलग अलग कंट्री वाइज, अलग अलग सुपरवाइजर वाइज, ऑडिटर वाइज, मंथ वाइज, ठीक है, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय वाइज, तो आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक ही तरीके की रिपोर्ट आपकी एक ही डैशबोर्ड में क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एंड देन जैसा कि हम नीचे अब बात कर रहे हैं, देखो फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अब सपोज आपका एक रेस्टोरेंट है, अब देखो हमने डेट रेंज लगा रखी है 17 से 20 तक, सिर्फ इतनी डेट रेंज के लिए देखोगे तो देखो इतना सेल्स हुई है, इतनी ग्रोस सेल्स हुई है, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतनी कॉस्ट थी, इतना प्रॉफिट का परसेंटेज हुआ है। ठीक है, ईयर वाइज आप सेल्स परसेंटेज देखोगे, देखो सेल्स की तो देखो इतनी बढ़ रही है, 2020 में हाईएस्ट सेल है, तो इसके बेस पे आप कंपैरिजन और प्रेजेंटेशन बना पाते हो कि यार हमारी जो नेट सेल्स है वो सबसे कम सेल 2017 में है और सबसे ज्यादा सेल 2020 में है, बट इसके बीच में जो इंक्रीज हुई है सेल्स वो कैसे हुई है, क्या रीजन है, वो चीजें आपको वहाँ पे नोट करके लिखनी होती है। देन प्रॉफिट परसेंटेज बाय ऑर्डर मोड। सपोज आपके पास दो ऑर्डर मोड है, सेल्फ डिलीवरी और रेस्टोरेंट। मतलब कुछ लोग आपके पास आते हैं जो डिलीवरी करवा के ले जाते हैं, कुछ लोग आपके पास आते हैं जो आपके रेस्टोरेंट में बैठ के खा के जाते हैं। तो आप देख रहे हो कि प्रॉफिट कितने, मतलब दो ऑर्डर मोड से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। रेस्टोरेंट से 48.40% हुआ, सेल्फ डिलीवरी से 48.50% हुआ। अब आप देख लो सेल्स एंड प्रॉफिट बाय ईयर। अब देखो जितना सेल्स है उसका कितना प्रॉफिट है, सेल्स है प्रॉफिट है, सेल्स है प्रॉफिट है, ये सारी लाइन आपको शो कर रही है बाई कैटेगरी वाइज। मतलब
फास्ट फूड रेस्टोरेंट में, सैंडविच प्लेस में, अमेरिकन, सबसे ज्यादा कौन सा बंदा कैटेगरी में हुआ हाँ सेल्स और प्रॉफिट है? फास्ट फूड रेस्टोरेंट। फास्ट फूड रेस्टोरेंट लोग कुछ ज्यादा जाते हैं एज कम्पेयर टू दिस रेस्टोरेंट। ठीक है, तो इस तरीके के रेस्ट आप बना सकते हो। एंड देन देखो आप सेल्स एंड प्रॉफिट को आप ईयर वाइज कंपेयर कर सकते हो, क्वार्टर वाइज कंपेयर कर सकते हो, मंथ वाइज एज वेल एज अ डेट वाइज। ठीक है, एंड जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये भी एक सेल्स डैशबोर्ड है। देखो टोटल सेल्स बाय कंट्री, टोटल कॉस्ट बाय कंट्री, टोटल प्रॉफिट बाय कंट्री। ठीक है, टोटल सेल्स बाय ईयर, हमारे पास ईयर वाइज सेल्स भी है। टोटल सेल्स एंड कॉस्ट बाय कंटिनेंट, हमारे पास कॉन्टिनेंट वाइज सेल्स भी है। टॉप 5 कंट्री बेसिक ऑफ प्रॉफिट, टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं जो कि प्रॉफिट के बेसिस पे है। ठीक है, तो इस तरीके के डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि अब नेक्स्ट है हमारे पास एक और सेल डैशबोर्ड, जिसके अंदर हमारे पास सेल्स है, कितने कस्टमर को हमने सेल करी है, कितने ऑर्डर हमारे पास सेल्स हुई है, कितनी कंट्रीज में हमने सेल करी है, कितने प्रोडक्ट हमने सेल कर चुके हैं। ठीक है, फिर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स होती है, कुछ रिटर्न्स भी होती हैं आपकी। वाई ओ वाई ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब 2010 में आपका इतना था, 2011 में इतना, कितनी ग्रोथ हुई है वो चीज है, ग्रोथ परसेंटेज है। टॉप 5 कंट्रीज बाय रेवेन्यू, टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी है रेवेन्यू में, टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आपके जो कि आपकी सेल्स ज्यादा हुई है। ठीक है, तो उस तरीके से आप बता सकते हो। एंड देन ब्रांड प्रॉफिट, ब्रांड सेल्स, ब्रांड क्वांटिटी ऑर्डर, ब्रांड कॉस्ट, इस टाइप ऑफ। अब जैसे कुछ मैं आपको बताऊं, ये मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड क्या है? जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब आपके पास होते हैं, तो उस पर लिखा होता है मास्टर कार्ड और वीजा। राइट नाउ ये हमारा मास्टर कार्ड के बारे में है। तो देखो मास्टर कार्ड की कितनी सेल्स हुई है हमारी, कितना सेल्स हुई है, और अभी और फ्यूचर में कितनी होने वाली है, दैट इज फोरकास्टिंग हमने करी है। अभी तक कितनी सेल्स हुई है, फोरकास्ट सेल भी कितनी है, फोरकास्ट प्रॉफिट हो गया, या आपका एवरेज मंथली सेल्स हो गया, या आपकी लास्ट ईयर सेल। सपोज 2018 में आपकी लास्ट ईयर सेल की बात करें तो टोटल सेल 2018 में 7 मिलियन की थी। वही 2019 में अगर आप आओगे तो देखो लास्ट ईयर की सेल आपकी 15 मिलियन है। इस तरीके से वहाँ पे आपके डैशबोर्ड क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा नॉर्मल सा बेसिक ऑफ पावर बीआई। ठीक है, इसके बाद जो है हम पावर बीआई में जब डीलिंग करते हैं ना, तो आपको सिर्फ 7 स्टेप की डीलिंग होनी चाहिए। 7 स्टेप का मतलब कौन कौन से 7 स्टेप? नंबर फर्स्ट, एक्सट्रैक्शन, मतलब आप सोर्स, कौन से सोर्स को कहाँ से इंपोर्ट करने वाले हो, एसक्यूएल से, एक्सेल से, पीडीएफ से, वेब से, किसी टैली सॉफ्टवेयर से, किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। नंबर सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास डाटा आया और वो क्लीनेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आप उसको क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद आप उस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो आगे जाके, कि मतलब वो जो रिपोर्ट है आपकी वो समराइज फॉर्मेट में हुई है कि नहीं, ये चीजें। एंड देन जब आप आओगे मॉडलिंग के वो में, तो मॉडलिंग के तरीके से आप डिसाइड करोगे कि यार ये रिलेशनशिप जो है, ये मॉडलिंग जो है हमें किस पे करनी है, फैक्ट टेबल पे करनी है या डिम टेबल पे करनी है, या 1 to मैनी रिलेशनशिप होते हैं। 4 टाइप के हमारे रिलेशनशिप होते हैं, 1 to मैनी, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी एंड 1 to मैनी। ठीक है, ये सारे रिलेशनशिप होते हैं, ये मैं आपको सारे बताऊंगा डिटेल्स में जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा डेक्स कैलकुलेशन, और डेक्स कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पावर बीआई के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर ये समझ जाओ कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है हमारा पावर बीआई के अंदर, तो वो है डेक्स। उसके बाद जो आता है वो आता है मॉडलिंग, और उसके बाद जो आता है दैट इज आपका पावर क्वेरी एडिटर, और उसके भी बाद जो बच गया वो आपका हो गया विजुअलाइजेशन। बिकॉज कनेक्ट करना तो बहुत सिंपल है, कनेक्ट तो बच्चा भी कर लेता है। ठीक है, तो कनेक्ट करना तो बहुत सिंपल है। बाकी जो 4 स्टेप है आपके मेन रिपोर्ट तक जनरेट होने में, वो थोड़े से मेन है, वो आपको सीखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम रिपोर्ट हमारी बन गई, हम शेयर करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं कि यार ये वाली रिपोर्ट किसी ऐसे बंदे से शेयर ना हो जाए जो कि हमारी कंपनी का ना हो, या ऐसे बंदे से शेयर ना हो जाए जिसको इस रिपोर्ट की नीड ही नहीं है। तो हम उतनी रिपोर्ट ही शेयर करते हैं जितनी सामने वाले बंदे को नीड होती है। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल सा पावर बीआई का बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है? हाँ, सो ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल सा बेसिक, मतलब पावर बीआई के बारे में। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो मन में हो, आ रहा हो? चलो ये तो डाउट की बात हो गई, कोई क्वेश्चन ऐसा जो मन में आ रहा हो कि पावर बीआई का? ठीक है, कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन वगैरह नहीं थे आपके, अब आपके हो गए हैं। अब मैं आपको ना एक काम करूंगा, ये वाली पीपीटी मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जिसके बेस पे आप थोड़ा सा इसको पढ़ना, पीपीटी को।
एंड देन उसके बाद कुछ अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछना, अदरवाइज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सारे जितने डाउट होंगे ना, थोड़े बहुत भी अगर कुछ बचा होगा वो प्रैक्टिकल में जाके कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है जब प्रैक्टिकल करेंगे तो थ्योरेटिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो उसी टाइम थ्योरेटिकल ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज मैं सोर्सेस से डाटा कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ ये चीजें आपको आनी चाहिए। बिकॉज जब आप कोई भी एग्जाम दोगे DA 100 या कोई आप इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप कितने टाइप ऑफ सोर्सेस को डाटा से कनेक्ट कर सकते हो। एसक्यूएल से कनेक्ट कर सकते हो तो उसका क्या लॉजिक है, ओरेकल से कनेक्ट कर सकते हो तो क्या लॉजिक है, और एक्सेल पे आप मल्टीपल फाइल्स कनेक्ट कर सकते हो। तो ये चीजें वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में, पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपसे ये पूछेंगे कि यार आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो अपेंड क्वेरी का यूज क्या होता है, स्प्लिट कॉलम का यूज क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक है जो आपसे वो पूछेंगे। जब आप आओगे मॉडलिंग में, तो मॉडलिंग में वो आपसे पूछेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का यूज क्या होता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप का यूज क्या होता है, वो हम कब करते हैं, व्हाट इज फैक्ट टेबल एंड व्हाट इज जिम टेबल। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे आओगे डेक्स पे, तो वो आपसे पूछेंगे एडवांस एनालिटिक डेक्स के कुछ रीजन बताओ कि क्यों हम करे जाते हैं एडवांस एनालिटिक डेक्स, ठीक है। तो उसके कुछ रीजन वगैरह होंगे। विजुअलाइजेशन के आएंगे तो वो पूछेंगे कि व्हाई वी शो एनी थिंग्स इनटू द पाई चार्ट, पाई चार्ट का यूज क्यों करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और वो चिंता मत करो, जब हम क्रिएट करेंगे एक एक विजुअलाइजेशन तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हम पाई चार्ट क्रिएट करते हैं, क्यों हम ग्राफ क्रिएट करते हैं, क्या रीजन है हमारा ग्राफ को क्रिएट करने का, ठीक है। वो सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी कुछ बचा नहीं है इस चीज में, बेसिक्स में। तो हम यहीं पे मतलब स्टॉप वगैरह करते हैं, एंड देन जब हमारी कल की क्लास है तो आप कल की क्लास को ज्वाइन कर लेना, तो आप क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल हमारे सिनेरियो स्टार्ट होंगे, ठीक है, कल से। तो कल की क्लास में हमारा सारे प्रैक्टिकल सिनेरियो स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल से हम उस चीज को क्रिएट करेंगे। और कल से प्लीज प्रैक्टिस भी अब आपको करनी पड़ेगी। मीन जैसे ही मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा, तो उसके बाद आपको कम से कम 1 घंटे की तो प्रैक्टिस करनी ही होगी डेली की, ठीक है। ठीक है, तो फिर हम आज की क्लास को क्लोज करते हैं, जब तक कोई डाउट नहीं है आपका तो। ठीक है, चलो ओके। ओके फिर करते हैं हम, कल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय।